ठीक है। थोड़ा कल का ही लेके चलते हैं। पहले ये बताइए कि स्टेट्स को लेकर, जो राज्यों को लेकर जो कमेटीज बनी थी, फटाफट उनके बारे में बता दीजिए मुझे आप। जो कमेटीज बनी थी, कौन कौन सी सर कमेटी? यश के धर बनी थी। हाँ, एस के धर। क्या किया उसने? क्या बोला उसने? भाषा के आधार, हम्म। भाषा के आधार पे नहीं बनेगा। ठीक है। और फिर फजल अली का बना था राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। अच्छा। और यही सीखिए। और जेवीपी बना था इसके बीच में। हाँ, सीक्वेंस क्या बोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा ना, सीक्वेंस। हाँ हाँ। और कोई? जी जी सर जी। नरेंद्र, याद है आपको कुछ कमेटी के बारे में? सर कल तो मैं अटेंड नहीं कर अच्छा, पाया कल आप, सर। चलिए ठीक है। सुभाष भी कल नहीं आए थे ना? हाँ। सुभाष कल आए थे कि नहीं आए थे कल आप? सुभाष भी नहीं नहीं आए। सर, तबीयत खराब 2 दिन सर। अच्छा अच्छा। देखिए, स्टेट जो राज्य कैसे होने चाहिए, इसके ऊपर 3 कमेटियां बनी हैं अभी तक, हाल फिलहाल में। ठीक है, कि राज्यों का कैसा, कि भाषा के आधार पर बनेंगे कि किसके, मतलब किस आधार पर बनेंगे। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि मेंस में भी आपको सवाल आता है, प्री में भी सवाल आता है, और इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है भाषाओं के ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि भाषा के ऊपर अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा या मेन से पूछा जाएगा, वो आपसे ये पूछता है कि भाई जो राज्य है बड़े होने चाहिए कि छोटे होने चाहिए। तो उसका जवाब ये होता है कि भाई बड़े छोटे तो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि क्या वो अपने आप को फाइनेंशियली जो है वो सस्टेन करा पाते हैं कि नहीं करा पाते हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट जी ऑफ व्यू सर। से, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। ऐसा ना हो कि राज्य बहुत छोटे छोटे बन गए और वो उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, या राज्य बहुत बड़े बन गए तो कुछ ऐसे इलाके जो है वो छूट जा रहे हैं। ठीक है, ये तो मेंस और इंटरव्यू हो गया। लेकिन जो हमारे देश में जो समय रहा है, 3 बड़ी कमिटीज रही हैं जो एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती। पहली मानी जाती है आपकी एस के धर कमेटी। ठीक है, और इस कमेटी ने ये बोला कि भाई भाषा के आधार पर तो नहीं बनेगा, और ज्योग्राफी और फाइनेंस वगैरह के आधार पर बनाया जाए तो ठीक रहेगा। उसके बाद फिर से एक कमेटी और बनती है, जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमन, जो रमैया, जो ये तीनों मिलकर एक कमेटी बनाते हैं। कांग्रेस की कमेटी होती है ये। और ये लोग भी बोलते हैं कि भाषा के आधार पर नहीं बनेगा, जो बनेगा वो बनेगा आपके एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। ठीक है, ये रहता है। फिर जो आपका आंध्र प्रदेश को लेकर एक मूवमेंट शुरू हो जाता है, और उसमें एक किसकी डेथ हो जाती है? कौन आमरण अनशन करता है? आमरण अनशन कौन? पोती श्री रामालू। कोटे श्रीरामल्लू। ठीक है ना, ये यस सर। आमरण अनशन करते 56 दिन तक भूख हड़ताल करते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं। उसको लेकर तेलुगु भाषा के लेकर, तेलुगु भाषा वालों के लिए एक अलग राज्य की जो थी डिमांड, वो आंध्र प्रदेश। हाँ, उसके बाद आंध्र प्रदेश का निर्माण होता है 1953 में। और एग्जाम में सवाल ये पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना था, तो बना था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहला। और उसके बाद फजल अली कमेटी बनती है, जिसको बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, और ये जो होती है, ये क्या करती है, ये बोलती है कि बना लो आप, जिस बनाना है तो बना लो आप। ठीक है, उसके बाद अलग अलग भाषा के आधार पर बना सकते हैं। तो हमने 1953 में आंध्र प्रदेश को देखा, और उसके बाद लाइन से कुछ राज्य बने हैं। हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि कौन सा राज्य कब और कैसे बना। ये मैंने कल भी आपसे कहा था कि इस पर आप लोग पढ़ के आइएगा, सवाल बनते हैं, और तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? याद किया? अगर पूछूं तो याद किया आपने? हम्म। अच्छा, ये बताइए कि कौन सा जो ऐसा राज्य है जो पहले सहायक राज्य बना और बाद में संपूर्ण राज्य बना? वो सिक्किम सर। सिक्किम। कब बना? सर 75 में, 1975 में। ठीक है, और लेटेस्ट राज्य कौन सा है, कब बना है वो? तेलंगाना में सर, 14 में, तेलंगाना। 2014। ये आप लोग आराम से पूरा पढ़ लीजिएगा जितने भी हैं। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे जाएंगे। एक असल में फंडामेंटल राइट से पहले कुछ एक टॉपिक, 2 टॉपिक हैं, तो उसको मैं कवर करा रहा हूँ यहाँ पे। भारत का 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो 3-4 जो थे वो नहीं देश के साथ आजाद आए थे, जिसमें से आपका एक आता है आपका जूनागढ़।
ठीक है, और एक आता है जम्मू कश्मीर, और एक आता है आपका हैदराबाद। हैदराबाद हैदराबाद। हैदराबाद। तो इन तीनों को 1947 के बाद इंडियन यूनियन में आए हैं। सवाल ये बनता है कि ये कैसे आए, मतलब किस माध्यम से आए हैं। मैच द फॉलोइंग पे सवाल बन जाता है इसके ऊपर। तो जूनागढ़ को हिंदुस्तान में कैसे मिलाया गया? जनमत संग्रह से सर। जन्म संग्रह से बनाया गया, ठीक है ना। सुभाष पता है आपको ये जन्म संग्रह वाला? नहीं सर। अनिता कुछ बताएंगे नहीं सर। हाँ, अनिता कुछ बताएंगे इसके बारे में आप, इसके पीछे की स्टोरी वहाँ बता। वहाँ का जो शासक था सर, वो पाकिस्तान चला गया था शायद। हाँ ठीक है, थोड़ा सा आपको कहानी देनी तो पड़ेगी। वहाँ की ठीक है, ठीक है, ठीक जा रहे हैं। वैसे देखिए हुआ क्या था कि तीन जो रजवाड़े थे उन्होंने मना कर दिया हिंदुस्तान से मिलने के लिए, ठीक है। और 1947 में जब देश आजाद हुआ तो इन तीनों ने कहा कि हम तो मिलेंगे नहीं, और सोचते हैं समझते देखते क्या करते हैं। तो जूनागढ़ वाला जो था उसमें स्थिति ये थी कि जो पब्लिक थी वो हिंदू है और जो नवाब है वो मुसलमान है। जम्मू कश्मीर में उल्टा है, जम्मू कश्मीर में नवाब जो है, राजा जो है हिंदू है, और हिंदू। पब्लिक जो है मुसलमान है, ठीक है। और हैदराबाद में मिक्स है थोड़ा सा, और लेकिन जो नवाब हैं वो मुसलमान है, ठीक है। तो जूनागढ़ वाले पहले बोलते हैं कि ऐसा करते हैं भाई कि हम तो पाकिस्तान में मिलेंगे। तो इंडिया इस बात पर बहुत नाराज होता है। तो इंडिया क्या करता है कि अच्छा जूनागढ़ है कहाँ ये बताइए पहले आप। जूनागढ़ कहाँ? गुजरात में था। गुजरात के अंदर। गुजरात में सर। गुजरात। हाँ, तो आप देखोगे कि उसकी कोई भी बाउंड्री जो है वो नहीं मिल रही है, मतलब पाकिस्तान से नहीं मिलती है, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया कि जूनागढ़ के बाउंड्री के चारों तरफ एक तरह से पूरा कहते हैं ना चक्का जाम लगा दिया। अब ना जूनागढ़ से जो है इंडिया में अंदर कोई ट्रक जा पा रहा है, ना इंडिया से जूनागढ़ में जा पा रहा है ट्रक कोई, ठीक है। इसको लेकर थोड़ा सा विद्रोह होना शुरू हो गया धीरे धीरे। इसी बीच में जब प्रेशर बना तो जो जूनागढ़ का नवाब थे वो चले गए, भाग गए पाकिस्तान को। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आती है कि वो इतनी जल्दी में थे कि अपनी फैमिली को छोड़कर अपने कुत्तों के साथ भाग गए थे वो पाकिस्तान में। बाद में जब इंडियन आर्मी पहुंचती है तो वहां पर उनकी फैमिली को पहले तो पाकिस्तान पहुंचाती है, और दूसरी बात है कि वहां पर जनमत संग्रह कराती है। और ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जनमत संग्रह, ठीक है। प्लिबिसाइड कहते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब ये होता है कि दो ऑप्शन दिए थे कि आप किसके साथ मिलना चाहोगे, हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हो कि पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हो। तो लगभग 99% से ज्यादा लोगों ने हिंदुस्तान का नाम लिया, और जूनागढ़ है वो जनमत संग्रह के माध्यम से हिंदुस्तान के अंदर मिल गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जनमत संग्रह, क्योंकि मैच द फॉलोइंग के सवाल आएंगे आपको, ये मतलब यहीं पर आपको याद रखना चीजें, ठीक है। फिर एक आता है आपका जम्मू कश्मीर आता है। जम्मू कश्मीर की कहानी उल्टी है। जम्मू कश्मीर में राजा साहब डोगरा हिंदू, पब्लिक जो है मुसलमान, ठीक है। अभी राजा साहब सोच ही रहते, वो सोच रहे थे कि हम बनाएंगे जम्मू कश्मीर को यूरोप का स्विट्जरलैंड, जैसे स्विट्जरलैंड है यूरोप में, वैसे जो जम्मू कश्मीर ही बन जाएगा स्विट्जरलैंड की तरह, और यहाँ पर इंडिया वाले और पाकिस्तान वाले छुट्टियां मनाने आएंगे और हमारा काम चल जाएगा। लेकिन उनको क्या पता था कि पाकिस्तान की नीयत थोड़ी सी डावाडोल है, और जैसे ही सर्दियां थोड़ी सी आने वाली होती हैं तो ये कबलाई जो भेस में पाकिस्तान की आर्मी जो है वो जम्मू कश्मीर में अटैक कर देती है। अब इनके पास जितनी आर्मी थी उससे जितना प्रोटेक्शन कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन बहुत तेजी से वो जो कबलाई फोर्स थी वो आती है और लगातार जीतते हुए आ रही थी। इस बीच में ये भागते इंडिया के पास, कहते हैं इंडिया से कि भैया बचा लो, हमें बचा लो। तो इंडिया कहती है कि भाई जब आप हमारे हिस्सा ही नहीं हो तो कैसे बचा ले, किस अथॉरिटी से बचाएं आपको? भाई आप हमारे देश का हिस्सा होते, आप हमारे राज्य होते हो, तब हम हमारे जिम्मेदारी बनती है। तो आप पहले काम करो कि आप जो है वो साइन करो, आप पहले इंडिया में मिल लो, उसके बाद हम आपको करेंगे, बचाएंगे। तो कहते नहीं नहीं पहले बचा लो, उसके बाद हम देखते क्या करते हैं। तो इंडिया भी आनाकानी कर रही थी। इंडिया में नेहरू, पटेल, ठीक है, ये सब बैठे थे, माउंटबेटन वगैरह सब थे यहाँ पे इस समय। इसी बीच में वो लोग काफी ज्यादा जीतते चले आ रहे थे, लेकिन एक गलती हो जाती है जो कबलाई लोगों ने, वो ये होती है कि जब वो श्रीनगर से बिल्कुल 10-12 घंटे की दूरी पे रहते हैं, बस श्रीनगर को जीतने वाले, अब श्रीनगर का मतलब होता है कि वहां का एयरपोर्ट और सब कुछ जीत लेते। तो उससे 10-12 घंटे जब रह गए थे तो इन लोगों का दिमाग पता नहीं क्या आता है, और ये लोग लूटपाट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी तक जीतते चले आ रहे थे, और शहर के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं तो ये लूटपाट मचाना शुरू कर देते हैं, घरों को लूटना शुरू कर देते हैं, हत्या करना शुरू कर देते हैं, रेप करना शुरू कर देते हैं। अब इस पूरे
प्रोसेस में 4-5 घंटे निकल जाते हैं, समझिए। और इस 4-5 घंटे के अंदर जब तक ये लोग बड़े इन्वॉल्व होते हैं, इस बीच में दिल्ली के अंदर जो हरि सिंह है, राजा हरि सिंह, वो साइन कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि विलय पत्र जो होता है वो साइन कर देते हैं कि ठीक है भाई, एग्री कर जाते हैं कि हम अब जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का जो हिस्सा है, विलय पत्र साइन कर दो। जैसे विलय पत्र साइन करते हैं, नेहरू जो है यहाँ से इंडियन आर्मी को श्रीनगर के एयरपोर्ट पे ड्रॉप कराते हैं। और जैसे वो ड्रॉप करते हैं उसके बाद जब तक अब वो जो लूट पाट करके चले आ रहे होते हैं, उससे पहले इंडियन आर्मी पहुंच जाती है और फिर वो इंडियन आर्मी जो है श्रीनगर को बचा ले आती है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जूनागढ़ किस तरह से हुआ? जर्मन संग्रह से हुआ। और ये किस तरह से हुआ? ये आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र से हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया दो चीजें। अब तीसरा आता है आपका हैदराबाद। अब हैदराबाद वाले भाई, हैदराबाद की अपनी अलग कहानी है, अमीर रियासत, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यार हम तो नहीं मिलना चाहते हैं इंडिया से और हम जाएंगे पाकिस्तान से मिलेंगे। अब हैदराबाद का मतलब है, अगर आज की अब देखोगे तो बिल्कुल पूरा हैदराबाद, तेलंगाना और कुछ इलाके कर्नाटक के और कुछ इलाके तमिलनाडु के इलाके से हैं, वो सब हैदराबाद का हिस्सा, इतना बड़ा हिस्सा। अब इतना बड़ा हिस्सा अगर पाकिस्तान से मिल जाएगा तो सिक्योरिटी के पर्पस के लिए बहुत मुश्किल है। तो समझाया गया कि भैया मिल लो, इस तरह नाजा नहीं मिलेंगे। इन्होंने एक रजाकारों की आर्मी बना दी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ध्यान सुनिएगा, जो मैं जितनी बातें बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, लेकिन आप लोग सुनते जाइएगा और हो सके तो नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये सब चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं। रजाकारों की आदमी में, रजाकार का मतलब होता है वॉलंटियर्स, ठीक है। इस्लाम में उसमें वॉलंटियर्स की, हम भाई धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को वॉलंटियर करते हैं, तो रजाकार बोला जाता है इसको। तो हैदराबाद में रजाकारों की लगभग 2 लाख रजाकारों की फौज बनाई गई। और इनका काम, पहला काम यह था कि किसी तरह से जो इंटरनल हैदराबाद के अंदर जो इंडिया के लोग थे, मतलब इंडिया के सपोर्टर थे, उनको टॉर्चर करना, उनको मारना, तो उसको उनको कंट्रोल करना। तो उसमें खासकर हिंदू तबका बहुत था, तो उसको देखना। और साथ में अगर इंडिया अटैक करती है तो फिर इंडिया से मतलब लोहा लेना। तो इसी बीच में सरदार पटेल जो है वो ऑपरेशन पोलो लॉन्च कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ऑपरेशन पोलो। और हैदराबाद पे वो पुलिस कार्रवाई कर देते हैं, सशस्त्र कार्रवाई कर देते हैं, पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के तहत। अब पोलो क्या होता है चल के बताइए आप। नाम सुना है पोलो? कहाँ पोलो नाम सुना? पोलो गेम, एक गेम होता है, अगर आपने कभी देखा होगा, घोड़े पे होता है, हॉकी खिलाया, ठीक है ना। तो उस जमाने में हैदराबाद के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा पोलो ग्राउंड हुआ करते थे। सबसे ज्यादा पोलो ग्राउंड जो थे वो हैदराबाद में थे, इसीलिए इसका नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो, ठीक है। इंडियन आर्मी अटैक करती है रजाकारों में, और हैदराबाद की आर्मी वर्सेस इंडियन आर्मी में लड़ाई होती है। और कुछ टाइम के बाद इंडियन आर्मी पूरा उनको हरा कर कैप्चर कर लेती है, और हैदराबाद जो है वो हिंदुस्तान के हिस्से में आ जाता है। तो 3 राज्य हैं, और तीनों को अलग अलग तरह से जो है वो इंडिया में मिलाया गया। पहला आपका जूनागढ़, जिसको हमने प्लूरिसाइड यानी कि जन्म संग्रह से कराया। दूसरा आता है आपका जम्मू कश्मीर, जिसको हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र से मिलाया। और तीसरा हमारा आता है आपका क्या नाम है इसका, हैदराबाद, जिसको हमने पुलिस कार्रवाई से मिलाया। तो 3, हाँ, ये मैच द फॉलोइंग सवाल आएंगे, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी सब मैंने बता दी हैं। अब याद रखने की कोशिश कीजिएगा इस चीज को, क्योंकि लगातार एग्जाम में इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा, ठीक है जी सर। देखते हैं आगे क्या होता है। सिक्किम कैसे मिलाया गया? फिर मुझे ये बताइए, सिक्किम कैसे मिलाया गया? सिक्किम तो बाद में आया ना। सिक्किम के राजा ने एक महिला से शादी कर ली थी जो कि अमेरिकन थी, और वहां की जनता को लगा कि ये CIA की एजेंट है। अब CIA क्या होता है? CIA क्या होता है? एग्जाम में आते हैं सवाल इस तरह के, ठीक है। CIA क्या होता है? इंटेलिजेंस सर्विस एजेंसी, ठीक है। यस सर। नाम सुना कभी आपने? पिक्चरें देखते हैं हम लोग, यस सर। पिक्चर में CIA का एजेंट होता नहीं, कहते हैं अमेरिका में, ठीक है। चलिए इंडिया में कौन सी है सर? इंडिया में कौन सी है? रॉ। और
चलिए रॉ बोल दिया आपने, RAW कहते हैं इसको, और आईबी भी है सर। IB भी है। चलिए अब मुझे फर्क बताइए कि IB और रॉ में क्या फर्क है? IB और रॉ में क्या फर्क है? सर रॉ एक्शन फोर्स है और आईबी इंफॉर्मेशन गेन करती है। IB का काम है इंटेलिजेंस जो इंडिया के अंदर होता है, इंडिया की टेरिटरी के अंदर जितने भी इंटेलिजेंस देनी है वो IB देगी, ठीक है जी सर। और जो विदेश में जितना भी हमारे एक्शन चलेगा वो RAW यानी रॉ चलाएगी, ठीक है। यानी कि अगर मान लो पाकिस्तान में, इसलिए पाकिस्तान वालों को ना रॉ का नाम बहुत पता होता है, इंडिया वालों को इतना रॉ का नाम पता नहीं होता क्योंकि यहाँ पर न्यूज नहीं आती है। लेकिन पाकिस्तान में अगर कुछ बम भी फटता है तो सीधे वो रॉ पे लगा देते हैं एलिगेशन कि भैया रॉ ने किया होगा, ठीक है। RAW नाम सुना था सभी लोगों ने रॉ का नाम? यस जी सर। ठीक है। अब मुझे ये बताइए हाँ पाकिस्तान को की एजेंसी कौन सी है इंटेलिजेंस? पाकिस्तान की सर ISI, ठीक है। नाम सुना है ISI? अक्सर न्यूज में रह जाए सर। ISI के नाम नहीं सुना आपने? उनकी इस्लामिक ना इस्लामिक नहीं है, इंटेलिजेंस सर्विस से आई थिंक ISI इंटेलिजेंस सर्विस समथिंग नाम पूरा है, लेकिन इस्लामिक नहीं है इसमें, ISI है। बल्कि इंडिया में एक और ISI होता है, पता है आपको? ये तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस हो गई। ISI इंडिया में एक चीज और होती है, क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ISI मार्क कहाँ लगता है? यस सर, वो हर प्रोडक्ट में आता है, प्रोडक्ट्स पे लगता है सर। स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स पे स्टैंडर्ड क्वालिटी। है ना, तो ISI होता है। तो ISI, तो अगर आप कुकर में लेते हो तो ISI मार्क क्या है तो देख लेना कि पाकिस्तान वाला ISI है कि इंडिया वाला ISI है, ठीक है, देख लीजिएगा। अच्छा ये मैं पूछूं रशिया का क्या है, क्योंकि रशिया का बहुत फेमस रहता है, पूछा गया ना इसलिए मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। पाकिस्तान का तो आपने पढ़ लिया, अमेरिका का पढ़ लिया, इंग्लैंड का पूछा गया और रशिया का पूछा गया। दो का बताइए मुझे सर। इंग्लैंड का MI5, MI5 यस सर, MI5 और इसके लिए आपको जेम्स बॉन्ड की पिक्चर देखनी पड़ेगी, ठीक है। यस सर। आप लोग कहते हैं सर पिक्चरें बहुत देखते हैं, क्या करें। देखो आप अगर आप पढ़ाई को बोरिंग करके पढ़ोगे और सोचोगे कि मैं बस किताबों में रह के, तो फिर आपका कल्याण हो चुका, फिर सिलेक्शन आपका हो गया। क्योंकि याद रखना कि कुछ बहुत सारी चीजें आपको अगल बगल बस आपको देखना चाहिए ना। एक सिर्फ कहते हैं ना सीइंग एंड वॉचिंग में फर्क होता है। एक होता है देख रहे हो आप नॉर्मल तरीके से, एक होता है गहराई से देखना, समझना, चीजें आसपास की चीजें भी हैं तो देखते रहो। वो इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज में मिल सकती है, पिक्चरों में मिल सकती है, सीरियल में मिल सकती है, पेपर में मिल सकती है, कॉमिक्स में मिल सकती है। तो आप कहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, बस ये है। तो दिमाग में फिल्टर होना जरूरी है कि जो चीज वेस्ट है वो निकलते जाए और काम की चीज जो है वो आप स्टोर करते जाओ, ठीक है। और हमेशा मैं बताऊं एक बात, हर बार जब एग्जाम देने जाओगे आप ना PCS का, आपको बताऊं कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी भी कोचिंग के किताबों में, किसी भी किताब में वो नहीं आते हैं। वो ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चन हो जाते हैं, वो किसी किताब ज्यादा वो दिखते नहीं है। और कई बार ऐसा होता था कि मैं इन क्वेश्चंस को पकड़ लेता था क्योंकि मैं न्यूज सुनते सुनते या कुछ कुछ घटना, कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम बड़ा फेमस चल रहा होगा वो देख रहा हूँ और वहां पे वो जिक्र आया होगा और इत्तेफाक की बात रहती थी कि वो एग्जामिनर भी उसी चीज को देख रहा होता था, वही सवाल पूछता था। और कई बार ऐसा हुआ कि मेरे सवाल वो राइट हुए। इसलिए मैं कहता हूँ कि चीजों को देखते रहिए, क्योंकि एग्जामिनर भी तो दुनिया ही में है ना, वो भी तो यही सब देख ही रहा है ना जो आप लोग देख रहे हो, जी सर, है ना। तो सिर्फ आप वो घटना चक्र और लक्ष्मीकांत और इसी में अपने आप को ना सोचिए। तो बस ये देखना कि वेस्ट ऑफ टाइम ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखना बस। लेकिन हाँ थोड़ा जानकारी होनी चाहिए आपको। अब जैसे कि जेम्स बॉन्ड की पिक्चर, तो वो ब्रिटिश कैरेक्टर है वो, ठीक है, ब्रिटिश कैरेक्टर है। देखा ना आप जेम्स बॉन्ड के बारे में, पता है ना आप लोगों को? ब्रिटिश एजेंट है ना, ब्रिटिश एजेंट है जेम्स बॉन्ड, ठीक है ना। ये सब तो इतने तो कॉमन सेंस आप मतलब एक कॉमन नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसी बीच में एक और आती है एजेंसी, इसका नाम रशिया का वो है KGB नाम सुना है? बड़े कुख्यात है भाई। नहीं, ये नहीं सुना था सर। नोट कर लो आप। KGB एक रशिया की इंटेलिजेंस है और समझो कि बड़ी खतरनाक इंटेलिजेंस आ जाती है। एक और है जब एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, इजराइल की बताइए कौन सी है? इजराइल कौन सी है? बड़ी कुख्यात, बड़ी फेमस, उसके ऑपरेशंस, बड़े किस्से, पिक्चरें बनी है उसके ऊपर, मोसाद,
मोसाद लिखिए, इजराइल का मोसाद। अभी सुनाएंगे किससे मोसाद के, आपको सुनाएंगे, बड़े जबरदस्त किससे सुनाएंगे मोसाद के, लेकिन अभी आपने ये सब देख लिया, ठीक है? क्योंकि सेम क्वेश्चन एक और आता है, इसी जो जोड़ के बोल रहा हूँ। जिस तरह से अलग अलग इंटेलिजेंस के बारे में सवाल पूछा गया है, वैसे पूछा गया है कि अलग अलग देशों की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान, ठीक है ना, हमारे संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। अमेरिका की क्या क्या बोलेंगे? कांग्रेस। 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 ठीक है ना? इसी तरह से रशिया का, जापान कहते हैं टाइट बोलते हैं जापान वाले को शायद, ठीक है ना? तो ये है सेम क्वेश्चन आपको एक और पूछा जाता है, जहां पर वो आपका स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछा जाता है, पूछते हैं। ठीक है कि अमेरिका वाले को क्या बोलते हैं? नेस्डैक बोलते हैं, ठीक है? इंडिया वालों को क्या बोलते हैं? जापान वाले को क्या बोलते हैं? ठीक है ना? ये समझिएगा कि मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट के 3 अलग अलग वेरिएंट बताए हैं। इंटेलिजेंस, उधर आपका पार्लियामेंट, उधर आपका शेयर मार्केट का जो है वो, ठीक है? और सेम ऐसे क्वेश्चन आता है कि मैच द फॉलोइंग सवाल आ जाते हैं आपको, ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। चलिए, आप लोगों ने कुछ पढ़ा फंडामेंटल? होता क्या फंडामेंटल राइट्स, पहले ये बताइए मुझे आप। सर मौलिक अधिकार। हाँ, तो वो तो हिंदी होगी ना, मतलब क्या है? मैंने सर इंसान के जीवन को जीने का जो मतलब एक होता है, आम आदमी को सरकार के खिलाफ एक टाइम पे एक बोलो आप लोग। हाँ बोलिए बोलिए वर्षा। सर एक फ्री लाइफ जीने के लिए जिन राइट्स का हमें मतलब कि जिन राइट्स की जरूरत होती है ताकि हम अपनी बातें कह सके, बातें रह सके। सर आपने एक वो वर्ड बताया था, याद नहीं आ रहा है, एक फ्री लाइफ या एक पता नहीं सर, आपने एक वर्ड बताया था, वो टर्म नहीं याद आ पा रहा है। और बताइए। हाँ ठीक है, और बताइए। और किसी कुछ फ्री कहना? लाइफ सर, जहाँ तक कह सकते हैं। फ्री विल तो नहीं बोल रहा था? चलिए कोई बात नहीं। हाँ चलिए ठीक है। हाँ तुम बताओ, प्रियम बताइए। हाँ सर फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स है जो हम मतलब कि जो जरूरी है, मतलब एक इंसान को, मतलब कि एक रिपब्लिक कंट्री में रहने के लिए। रिपब्लिक कंट्री एक रिपब्लिक है। नहीं, फंडामेंटल राइट्स देखो नहीं, मैं एक चीज, मैं ना एक आइंस्टाइन का बहुत बड़ा फैन हूं मैं। सुनो मेरी बात, क्यों फैन हूं मैं? आइंस्टाइन क्या बोलते हैं कि यार किसी बात को अगर आप 5 साल के बच्चे को समझा नहीं पा रहे हैं तो फिर मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। यही था ना? सर फंडामेंटल राइट्स तो वो आप राइट्स है मुझे, जिसका हनन जिसका हनन होने पे हम लोग कोर्ट जा सकते हैं। और जिस यार 5 साल के बच्चे को क्या पता कोर्ट कचहरी? बताइए और बताइए। सरकार के विरुद्ध आम आदमी के अधिकार। सर एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो है। ठीक है बताते हैं। देखिए ना, फंडामेंटल राइट्स का कुछ और भी नाम है, ठीक है? जैसे कि एक है नेचुरल राइट्स, कहते हैं नेचुरल राइट, ठीक है? कि भाई एक इंसान जब पैदा होता है तो कुछ उसको अधिकार लेके पैदा होना चाहिए, जैसे बेसिक अधिकार, जैसे एक जिंदा रहने का अधिकार, ठीक है? अब जिंदा रहने का अधिकार है कि नहीं है? ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है जो अगर इंसान के रूप में कोई पैदा हो रहा है तो उसको यार पैदा होते ही इरेस्पेक्टिव ऑफ कंट्री कल्चर कहाँ पर है क्या नहीं है, अगर कहीं बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको बेसिक कुछ अधिकार ऐसे होते हैं। तो उनको हम बेसिक अधिकारों को, जिसके वजह से उसको लगे कि वो इंसान का बच्चा है ना कि किसी जानवर का बच्चा है, तो उन्हें बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स। इंडिया के में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, ठीक है? बाकी इसके नाम और भी हैं, जैसे नेचुरल राइट्स भी हैं, नेचर से निकल के आया, प्रकृति ने जो राइट्स दिए हैं। अब प्रकृति हमें जीने के अधिकार भी देती है कि जी लो, ठीक है ना? तो ये इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स आ गया ये, ठीक है? बेसिक राइट्स है। अब इसके ऊपर ना बहुत कुछ सवाल आते हैं, बहुत कुछ सवाल आते हैं। मैं घटना चक्र के लेके चलता हूँ, चलो ठीक है। एक सवाल आता है घट की फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो जिक्र है वो कहां कहां पर हुआ है। मतलब ये बात हो रही है देश की आजादी से पहले, देश जब आजाद भी नहीं हुआ है तो कहां पर फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिक्र आया है। ये यूपीएससी और पीसीएस दोनों में सवाल आ चुका है, तो कुछ जगह पे आया है। हाँ, जैसे बी आर अम्बेडकर ने एक बार 27 मूल्यों की मांग की थी, 27 फंडामेंटल राइट्स की बात की थी। अगर वैसे आप लोग ने अपने जो घटना चक्र पढ़ोगे और एक बार तो उसमें आप लोग कर, हाँ बताइए, ठीक है? और बोलिए, और बताइए। हाँ बोलिए, पढ़ा कि नहीं? अच्छा एक पहले ये बताओ कि ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा किताब ये घटना चक्र पढ़ी कि नहीं पढ़ी आप लोगों ने? फंडामेंटल पढ़ के आया कि नहीं आया? नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अब पढ़ लेना, क्लास के बाद पढ़ लेना, ठीक है? चलिए बताइए,
सर घटना चक्र नहीं पड़ी, बाकी वैसे पड़ी सर उससे। ये क्लास घटना चक्र की क्लास है, ध्यान रखिएगा। मेरा काम ये आपको घटना ठीक है चक्र सर। सारे क्वेश्चन राइट याद करवाने हैं। और ठीक है, घटना चक्र मैं लिया, लेकिन मैं इतना भी नहीं सिर्फ घटना चक्र रहूंगा। जैसे मैंने अभी अभी आपको जो पूरा लेक्चर लिया ना, ये घटना चक्र के अंदर जी नहीं है। सर, वो बहुत बढ़िया सर। वो मेरे नोट्स हैं ये, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं सर। उनको पता है, जो उनको कि मैं उनको पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो क्योंकि सर ये मुझे घटना चक्र में नहीं है। कहने को घटना चक्र में बोला हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि घटना चक्र कुछ चीजें समझाने के लिए भी मुझे एक आपको बेस देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप लोगों का काम क्या है, घटना चक्र पढ़ के आइएगा। फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वो आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हाँ, जैसे कि अब इसमें फटाफट पढ़ते हैं। घटना चक्र में जो लिखा है मैं वही पढ़ देता हूँ फटाफट। कि कई बार हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिक्र आया है, जिसमें पहली बार आया है 1895 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल आया है, जो बाल गंगाधर तिलक ने इसको बनाया था। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इस क्लास के बाद इसको ढंग से अपनी घटना चक्र या किसी भी किताब के माध्यम से नोट्स बना के कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी में और पीसीएस में दोनों में पूछा गया है ये सवाल कि भाई फंडामेंटल राइट्स का जिक्र कहां कहां कब कब हुआ, या पहली बार कब हुआ। तो पहली बार कब आएगा कि बाल गंगाधर तिलक करते हैं कब, 1895 में, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल बनाते हैं, ठीक है, पहली बार। हम लोग अभी तक कहां पढ़ रहे हैं, हम लोग संविधान में पढ़ रहे हैं। अभी बात हो रही है 1895 की, मतलब संविधान बनने से भी 50-55 साल पहले की बात हो रही है। पहली बार बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो इस बात को करते हैं। अच्छा, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, अब जो और पीछे आते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स बाल गंगाधर तिलक के दिमाग में कहां से आए होंगे, उनके दिमाग में कहां से आया, बताइए। सर हाँ, थोड़ा दिमाग लगाओ। 1789 में हाँ। सर 1789 में अमेरिका रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था, उसमें बिल ऑफ राइट्स था, हाँ बस जिसको यही है, बस 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 फंडामेंटल बस राइट्स ठीक है। कहते हैं। जो अमेरिका की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जब क्योंकि हमें पता है ना कि पहला जो लिखित संविधान कौन सा है, किसका है लिखित संविधान पहला, सर अमेरिका का। अमेरिका का लिखित संविधान है, ठीक है ना। पहले कंट्री है जिसने अपना संविधान लिख के बनाया है, ठीक है। सबसे बड़ा संविधान हमारा है, लेकिन अमेरिका का संविधान सर। पहले लिखित संविधान है। और उसमें एक उन्होंने क्लॉज दिया कि बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। और ये पता है बिल ऑफ राइट्स भी ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके पीछे भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, कि बिल ऑफ राइट्स आया क्यों। अब देखिए, अमेरिका का नाम असल में है क्या, अमेरिका का नाम क्या है, अमेरिका का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये नाम है ना। अब इसका मतलब क्या है कि जितने भी स्टेट्स है, 50-55 स्टेट्स हैं, वो मिलेंगे, एक एग्रीमेंट किया और साथ में रहेंगे, वो उन्होंने बोला है, ठीक है ना। यही है ना उनका बीच में एग्रीमेंट, कि भाई जितने स्टेट्स हैं हम सब मिलकर रहेंगे। और उन्होंने फिर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और अपनी आजादी पाई, ठीक है। अब जब उन्होंने आजादी पा ली, तो एक उन्होंने जब उस आजादी के प्रोसेस में एक उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई थी, सेंटर गवर्नमेंट बनाई थी। अब वहां पर क्या हो गया कि सेंटर गवर्नमेंट बन तो गई, लेकिन जो स्टेट्स थे, जैसे कैलिफोर्निया हो गया, ठीक है, या बाकी स्टेट्स हो गए, तो इनको लगा कि यार हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा पावर दे दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और हमारे पास कुछ बचे ना। तो इन्होंने अमेंडमेंट्स किए और वहां से कॉन्सेप्ट आया आपका फंडामेंटल राइट्स का, कि ऐसा करेंगे कि सरकार, ठीक है, हम लोग अब मिलके हमने अंग्रेजों को भगा दिया, आजादी मिल गई हमें, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि फिर जैसे इंडिया में हम लोग कि अंग्रेज चले जाएं पर काले अंग्रेज रह जाएं, ठीक है, भूरे साहब रह जाएं, वो ना। तो अमेरिकन को भी ये लगा कि यार ये अब अंग्रेज चले, ब्रिटिशर्स चले गए हैं, लेकिन अब ऐसा ना हो कि हम लोग सेंटर गवर्नमेंट इतनी मजबूत कर दें कि वो स्टेट्स की और पब्लिक के बारे में सोचे ना और वही राज करे। तो उन्होंने जो एक निकाला कि भैया ठीक है, कुछ बिल ऑफ राइट्स जो है वो करेंगे। और वहां पे फंडामेंटल राइट्स का पहली बार जिक्र आया कि ये जो अधिकार है उसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं ले पाएगा, और ये तो देना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। मतलब ये तो उन्होंने अपनी राइट्स को, अपने अधिकारों को एक सुरक्षा दी है कि हाँ ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्शन दिया। देखिए, जितने भी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है ना, एक बड़ी अच्छी बात अभी आगे आएगी। फंडामेंटल राइट्स आपकी सुरक्षा करते हैं सरकार से, स्टेट से। आप कहिए ना फंडामेंटल राइट्स, आपकी फंडामेंटल की स्टेट बोलते, स्टेट का मतलब है कि यही गवर्नमेंट, सरकार, स्टेट का मतलब ये होता है, ठीक है, कि आपको बोलने का अधिकार नहीं है, तो सरकार आप पे एक रोक लगाएगा, तो इसके खिलाफ आपकी प्रोटेक्शन कर रहा फंडामेंटल राइट्स ना। जैसी सरकार बोलेगी कि आपको बोलने का अधिकार नहीं, तो आप चले जाओ कोर्ट में कि देखो कैसे नहीं बोलने का अधिकार है हमारे पास, ठीक है।
तो एक फंडामेंटल राइट्स का बेसिक जो काम है वो ये है कि स्टेट से आप सिटीजन्स की प्रोटेक्शन करना, कि कोई उनके अधिकारों को या उनकी चीजों को वो कर ना पाए। ठीक है, तो फंडामेंटल है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने पढ़ा लिखा वहां से, और पढ़ा लिखाई करके उन्होंने चीजों को फिर इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया, 1895 में इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एक बार कांच लग गया, ये समझ में आ गया ना कोई चीजें, किताब पलट गई यार। ठीक है, अभी हाँ, तो अब ये आ गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1895 आ गया। उसके बाद आते हैं नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट क्या चीज है? 1928 नेहरू रिपोर्ट पढ़ा है आपने इसके बारे में, नेहरू रिपोर्ट के बारे में? यस सर। नहीं अनीता, ये मैं पूछा सुभाष और अनीता से, पढ़ा है आपने? नहीं सर। नहीं पढ़ा, हिस्ट्री नहीं पढ़ी आप लोगों ने अभी? अच्छा बताइए, चलिए फटाफट बताइए, वर्षा बता सर दो। जब साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया था, तो जब हम इंडियंस ने विरोध किया, तो फिर वाइसरॉय उस टाइम जो थे, उन्होंने इरविन, जहाँ तक मुझे याद है वो थे, तो उन्होंने कहा था कि मतलब कि इतना ही आपको ये बुरा लग रहा है तो आप एक अपना संविधान तैयार करिए। तो उसी में नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी, 14 सूत्री मांग किए थे, जिसमें उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, जिसका विरोध उनके नहीं देखो, सुनो मेरा तो सुनो। साइमन कमीशन का विरोध करते समय अंग्रेजों ने ये बोला कि भाई अगर आप ऐसे अगर कोई संविधान बना सकते हो जो सबको एक्सेप्टेड हो, सभी पार्टियों को एक्सेप्टेड हो, तो हम उसको लागू कर देंगे। उनको लगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इतना आपस में लड़ते रहते हैं, इनका तो कभी एक साथ हो नहीं पाएगा। तो लेकिन कांग्रेस इस बात को एग्री करती है और सर्वदल मतलब एक मीटिंग बुलाती है, और नेहरू, मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में एक कमेटी बनाती है, और ये कमेटी जो है 15 दिन के बाद एक रिपोर्ट जमा करती है, जिसको हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। उसमें कुछ बातें बताई गई थी कि हाँ संविधान में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और उसी में एक इस बात का जिक्र आता है जहां पर वो फंडामेंटल राइट्स की बात बोलते हैं। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी 1928 वाली, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स को लेकर डिमांड की गई है। उसके बाद आता है कराची अधिवेशन, कराची सेशन 1931 का आता है, जिसमें जो है फंडामेंटल राइट्स को लेकर रेजोल्यूशन पास करता है। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कराची का। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मतलब सचमुच लिख लो इसको, घट लेना। पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895, जहां पे बाल गंगाधर तिलक पहली बार बोलते हैं। फिर नेहरू रिपोर्ट के अंदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात होती है, डिमांड की जाती है, और कराची अधिवेशन के अंदर रेजोल्यूशन पास होता है कि हाँ फंडामेंटल राइट्स हमें चाहिए, कांग्रेस का। और उसको कौन हेड करता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन को 1831 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ये सब तीन जगह पर आपका मेंशन है। उसके बाद जाके आपका जो संविधान बनता है, ठीक है, वहां पर फिर कौन से उसमें आता है? पार्ट 3 में आता है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आता है। तो पहले में कौन सा आता है? यूनाइटेड स्टेट्स। सेकंड में आता है सिटीजनशिप, नागरिकता, और थर्ड में आता है फंडामेंटल राइट्स। क्लियर हो गया? जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का है। ठीक है ना, यही है ना? इतना भी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, कौन कौन सी फंडामेंटल बातें बोली गई हैं? क्या 7 फंडामेंटल राइट्स? जब, अच्छा अभी इसमें एक पॉइंट और है। जब शुरुआत में जब संविधान बना, मूल संविधान यानी ओरिजिनल संविधान 1950 वाला संविधान, तो उसमें कुल 7 राइट्स दिए गए थे। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये अंग्रेजी में पढ़ दिया है। 7 राइट्स हैं, पता ना आपको? ये मूल संविधान के अंदर एक राइट हटा दिया गया। कौन सा हटाया गया? राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति का। राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया। पहले तो मुझे आप ये बताओ कि ये हटाकर कहाँ चला गया? ठीक है, हटाया तो कहाँ चला? 300A। और ये क्या बन गया फिर? ये एक लीगल राइट बन गया, कानूनी अधिकार बन हाँ, गया। ठीक है ना। अच्छा, अब हटाया क्यों गया था मुझे ये बता दो। चलो थोड़ा सा मैं आपको और करता हूं मैं, क्यों हटाया गया था ये? अच्छा खासा था, तो अच्छा लगा था। क्यों हटाया गया? जल्दी। कुत्ता बड़ा भौंक रहा है यार। चलिए, देखिए हमारे देश में ना जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास है? प्राइवेट हैंड्स के अंदर है।
ठीक है, लोगों के पास प्रॉपर्टी है, जमीन जो है किसके पास है, लोगों के पास है, ठीक है। अब मान लो सरकारों को डेवलपमेंट काम कर रहे हैं, जैसे हमारे सरकार को सड़क निकालनी है, एयरपोर्ट बनाना है, बस स्टैंड बनाना है, तो उसको उसके लिए जमीन चाहिए होगी, और जमीन किसके पास है, पब्लिक के पास है। अब पब्लिक से जमीन लेने के लिए जब भी सरकार कुछ जबरदस्ती करती है, थोड़ा सख्ती करती थी, तो ये चले जाते सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाकर वहां पर जाके फिर सारे जो जितने भी केसेस थे वो सुप्रीम कोर्ट में आता, सुप्रीम कोर्ट को मजबूरी में बोलना पड़ता था कि फंडामेंटल राइट्स है आपका और ये सब चीजें। तो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत स्लो हो रहे थे। तब यहाँ पर एक रास्ता निकाला गया कि भाई फंडामेंटल राइट्स को जो है इसका राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकालकर दूसरी जगह पर डाला है। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है कि अगर इसका हनन होगा तो उसके लिए कहाँ पे जाएगा आदमी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर और वहां पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को इन्वॉल्व होना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब लीगल राइट बन जाता है तो उसमें छेड़छाड़ करना आसान हो जाता है उसको करना। और वैसे ही फंडामेंटल राइट्स के अंदर संशोधन है, क्योंकि उसके लिए आपको संविधान संशोधन करना पड़ता है। लेकिन जब लीगल राइट बन जाएगा तो चीजें आसान थोड़ी सी हो जाती हैं, उसके लिए फिर अलग प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अच्छा करने के लिए, जल्दी करने के लिए, और थोड़ा सा हर आदमी की ऐसा ना हो कि जैसे भी सरकार पहुंचे चला जाए कोर्ट में और कोर्ट में मामला लटक जाए, तो इस चीज को अलग किया गया, ठीक है। और ये हटाया गया तो आर्टिकल 44 से संविधान जो संशोधन हुआ है वो 44वां संविधान संशोधन 1978 में कौन सा हुआ था, 76 में कौन सा हुआ है, 42वां, और 42वें से हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, 42वें से क्या क्या पाया था हम लोगों ने, जो हमने पढ़ा है अभी तक इस क्लास के अंदर। अखंडता वाले वर्ड पढ़े थे सर। 42वें संविधान संशोधन, हाँ एक मिनट, 42वें संविधान संशोधन में हमें क्या मिला, जो हमने इस क्लास में, मतलब इन क्लास में जो हमने आप लोग लिया है उसमें हमने पढ़ चुके हैं। क्या क्या देखा था हमने, वैसे तो बहुत कुछ हुआ था। प्रियम्बल में आया था, प्रियम्बल, ठीक है ना। प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े गए। पहला जोड़ा गया सोशलिस्ट, समाजवादी, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। चलिए ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि इन्हें बोला जाता है जस्टिसेबल है, ये न्याय योगी हैं, ये इसका मतलब क्या है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो न्याय योगी है, इसका मतलब क्या है। जल्दी बताइए, टाइम खत्म होने वाला है। इसमें हनन होता है तो फिर आप इसको लेके आप कोर्ट में अपील कर सकते हो। अगर आपका हनन हो रहा है तो उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, और कोर्ट इसको लागू करा सकता है। क्या प्रियम्बल को करा सकता है, प्रियम्बल जस्टिसेबल है? नहीं सर, प्रियम्बल नहीं है, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।